चलो जी, डे 1 सेशन 3 चैप्टर 3। चैप्टर 3 बेसिकली बात करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फिर ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के दो एसेंशियल्स के ऊपर, पहला कंसिडरेशन और दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। सबसे पहली चीज़, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो इन्फोर्सेबल हो, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो क्या कहलाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होगा? ऐसा एग्रीमेंट जो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं बन सकता। ऐसा एग्रीमेंट जो कि बनते साथ ही क्या हो गया है? वॉइड हो गया है। ऐसा एग्रीमेंट जो कि बनते साथ ही क्या हो गया दोस्त? वॉइड हो गया। ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल नहीं देख सकता। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बना जब था तब तो वैलिड था, सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली बाद में कुछ ऐसा हो जाए जिससे अपनी वैलिडिटी खो दे। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये सब्सिक्वेंटली कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। उसके लिए अगर आप चैप्टर नंबर 6 के लास्ट पेज पर जाकर देख लें, आपको एक लिस्ट मिलती है। चैप्टर 6 के लास्ट पेज पे जाएं, आपको एक बड़ी प्यारी सी लिस्ट मिलेगी। 6 के लास्ट पेज पे लिखा ना, यहाँ पे बिल्कुल ज़रा देखें, लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। मिल गया आपको? तो ये 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 बातें सीखी हैं, एक्चुअली 4। वैलिड एग्रीमेंट क्या है? ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, और जो चीज़ करने जा रहे हैं वो भी लीगल है। तो ये क्या बन जाएगा? वैलिड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? जो पर्पस है ऑफ द एग्रीमेंट वही ख़राब है, तो ये हमेशा ही क्या होगा? वॉइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था तब तो इन्फोर्सेबल था, मगर सब्सिक्वेंटली किसी रीज़न की वजह से इसको अब परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तो सब्सिक्वेंटली ये क्या हो गया दोस्त? वॉइड हो गया। बट जब बना था तब प्रॉपर वैलिड था। ओके, वॉइडेबल अभी समझ नहीं आता, ये कब समझ आएगा? जब चैप्टर नंबर 4 में हम लोग जाएंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। आगे आ जाएं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब चैप्टर 2 बात करता है 2 एसेंशियल्स पे, ऑफर और एक्सेप्टेंस। चैप्टर 3 बात करता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन पे, और इसके साथ साथ लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। चैप्टर 4 बात करता है फ्री कॉन्सेंट पे। तो जितने भी एरियाज चैप्टर 2 में है, 3 में है, 4 में है, वो सारे के सारे क्या है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक लिस्ट है जो कि आगे आप 2-3 नंबर के लिए अक्सर पूछ लेता है। मेन मुद्दे पे आते हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, हर बंदा दोस्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली बात जो कि ये एक्ट करता है वो कहता है कि माइनर, कौन? माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखें। यानी कि कोई भी माइनर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं कर सकता। माइनर के साथ किया हुआ हर एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। तो ये वॉइड एग्रीमेंट है जो कि कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल नहीं देख सकता। बट माइनर की डेफिनेशन क्या है? क्या हर बंदा जो कि 18 से कम है वो माइनर है? बाय डिफ़ॉल्ट तो यही है कि हर वो बंदा जो कि 18 साल से कम है वो क्या है? माइनर है। दूसरा केस, सेकंड केस ये है कि अगर उसके ऊपर कोई गार्डियन है, कोई उसका वारिस बैठा हुआ है,
तो उस टाइम पे आपने एज कौन सी लेनी है? 21 साल। नॉर्मल केस है, कोई गार्डियन नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, तो 18 साल। वाली वारिस है तो कौन सी एज लेनी है? 21 साल। तो कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? उसने कहा माइनर के अलावा जो भी बंदा एज ऑफ मेजॉरिटी रखता है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर का है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो रूल्स क्या है? पहला रूल, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज अ void ab initio. Second rule, it is necessary that the person must be competent to contract जब एंटर हो रहा है। यानी कि ये नहीं है कि माइनर पहले एंटर हो गया, उसने बाद में जब मेजर हुआ तो कहा हाँ हाँ जब मैं साइन कर रहा हूँ तो मैं मेजर हूँ। ये नहीं देखना। कब देखना है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था। एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब सब्सिक्वेंटली आप उसको बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी पुरानी बात को नए तरीके से ढाल नहीं सकते। तो रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है, यानी कि पुरानी की हुई बात को आज मैं अप्रूव नहीं कर सकता। सेकंड, इफ अ माइनर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, ये अलाउ है कि एक माइनर एक मेजर के साथ मिल के कर सकता है, यानी कि दो लोग मिल के कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? मेजर की। माइनर पे कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। थर्ड रूल पढ़े, इफ माइनर रिप्रेजेंट्स फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज, कि वो क्या है? एट द एज ऑफ मेजॉरिटी। भाई एक माइनर ने एग्रीमेंट करना था तो उसने क्या किया? नकली मुझे लगा के आ गया, आईडी कार्ड को धोखे से चेंज कर दिया। तो लॉ कहता है कि जिम्मेदारी दूसरी पार्टी की है, वो देखे कि अगला बंदा माइनर है या नहीं। टेक्निकली लॉ ने माइनर को फुल ऑन कर दे रखी है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं, उसने फुल ऑन कर दे रखी है, माइनर को सपोर्ट दे रखी है। उसके लिए माइनर एक बच्चा और बच्चे शरारतें करते हैं। रेटिफिकेशन, आज अगर मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ यार आपके टेस्ट नहीं होंगे, आपके टेस्ट नहीं होंगे, कुछ दिनों के बाद मैं आपसे कहूँ जो मैंने पुरानी बात की थी ना वो गलत थी, अब उसको दुरुस्त कर लें कि अब आपके टेस्ट होंगे। रेटिफाई कहते हैं पुरानी की हुई बात को आज चेंज करना या अप्रूव करना। तो माइनर ने अगर कोई बात पहले कर रखी है तो वो वही कायम रहेगी, वो बार बार उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर साउंड माइंड, ये कौन से लोग होते हैं? जो अक्लमंद हैं, जो सोच समझ के फैसला करते हैं, जिनके पास सोचने की सलाहियत मौजूद है। लॉ कहता है कि एक अनसाउंड बंदा, कौन सा बंदा? अनसाउंड बंदा किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कौन सा बंदा? अनसाउंड बंदा किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो साउंड माइंड कौन सा बंदा है? जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट उस हालत में हो कि उसके टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सके और एक रैशनल जजमेंट पास कर सके। फिर तीन तरह की क्लासिफिकेशंस हैं अनसाउंड माइंड की। पहली कौन सी है? स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स, दूसरा ल्यूनेटिक्स, तीसरा ड्रंकन पर्सन। स्पेसिफिक वो लोग जो कि हैं ही पागल, ये 100% वॉइड है। ये क्या है? 100% वॉइड। इनके साथ तो आप काम कर ही नहीं सकते। ल्यूनेटिक, वो बंदा जो कि मैक्सिमम टाइम्स पागल रहता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। ल्यूनेटिक कौन है? जो कि मेजॉरिटी टाइम्स क्या रहता है? पागल रहता है, उसको दौरे पड़ते रहते हैं, हाँ कभी कभी ठीक हो जाता है। तो आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब ये ठीक हालत में हो, जब ये ठीक हालत में हो। और साबित कौन करेगा कि ये ठीक हालत में है या नहीं? इसके फैमिली या इसके डॉक्टर हजरात, उनके ऊपर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि इसको साबित करो कि ये ठीक हालत में है या नहीं है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ड्रंकन की। ड्रंकन से मुराद जो नॉर्मली ठीक रहता है मगर कभी कभी बहक जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा लस्सी पी लेता है। लस्सी समझते हैं ना? वाइट बियर, अल्कोहल। तो ड्रंकन के साथ आप काम कब कर सकते हैं? जब वो ठीक हो। कब नहीं कर सकते? जब उसने ज़्यादा लस्सी पी ली हो। इस केस में
इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाता है? जो इल्ज़ाम लगाता है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है। जैसे आपका दोस्त आपके घर फ़ोन करके कहे कि आपका बेटा तो बरकत मार्केट में सिगरेट पी रहा, और आप क्लास ले रहे थे बैठे हुए, आप घर गए, आपके मीने का आजा बेटा साइड पे, तेरा तो राम राम हो जाएगा आज। तो ऐसे में आपके मुंह से पहले अल्फाज क्या होंगे कि जिसने फ़ोन किया उसको कहो कि साबित करे कि मैं वाकई में इस टाइम पे क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो ड्रंकन पर्सन के केस में जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया ये ड्रंकन था, उसी को क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। तो लॉ कहता है कि अगर एक अनसाउंड है, अ पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ अनसाउंड यानी कि ल्यूनेटिक बट ओकेजनली क्या है, साउंड माइंड, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। और अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड यानी कि ड्रंकन पर्सन, कभी कभी ओकेजनली वो कुछ पी लेता है तो क्या बन जाता है, अनसाउंड माइंड, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड। तो ये सिंपल सा रूल है। फिर किताब हमें एक लिस्ट देती है कि इनके साथ तो खबरदार तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, हम तुम्हें रोक रहे हैं, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम जिम्मेदार होगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये लिस्ट ICAP 3-4 दफ़ा टेस्ट कर चुका है, हर दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में वो ये लिस्ट उठा के पूछ लेता है रटे में। तो जो बंदा बाहर से पाकिस्तान में आया हुआ है उसके पास एक शील्ड होती है कि कोई उस पर केस नहीं कर सकता मगर वो सब पे केस कर सकता है। तो फॉरेन कंट्री से आया हुआ कोई भी सिटीज़न, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, यानी कि फॉरेन समनर्स या एम्बेसडर्स, दे कैरी अ इम्यूनिटी, उनके पास क्या होती है, इम्यूनिटी। फिर वो मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान हालत जंग में है, एट वॉर, उसके साथ भी लॉ कहता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। हाँ, अगर जंग ख़त्म हो जाए तो कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट किया होता है, जंग बीच में हो गई, उतने टाइम के लिए इसको या तो सस्पेंड कर दें या ख़त्म कर दें। अ कन्विक्ट वाइल अंडर, ये क्या मतलब, कन्विक्ट किसे कहते हैं, मुजरिम या मुल्जिम, मुजरिम जिस पर जुर्म साबित हो गया हो और वो सलाखों के पीछे हो, उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो ज़मानत पे रिहा हुआ है, जितने टाइम के लिए वो रहा है उतने टाइम के लिए किया जा सकता है, मगर अपनी जिम्मेदारी पे, लॉ ने आपको मना किया हुआ। और वो बंदा जिसका दिवालिया निकल चुका है, अ पर्सन हु इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 की आधी बात ख़त्म होती है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात जो यहाँ से गेयर शिफ्ट होता है वो आपको बताएगा अब क्या, कंसिडरेशन, अदले का बदला। क्या मतलब, अदले का बदला, एक हाथ दो दूसरे हाथ से लो, इट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसके ज़रा एसेंशियल्स पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। देखें, कॉन्ट्रैक्ट शुरू किसने किया था, ऑफरर ने कि ऑफरी ने, ऑफरर ने। तो रेट तय भी किसने किया होगा, ऑफरर ने, उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोमिसर। तो कंसिडरेशन शुरू किससे होगी, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, जो उसकी डिज़ायर होगी, जो उसकी ख्वाहिश होगी। कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दूसरी पार्टी से डायरेक्ट आ सकती है या इनडायरेक्टली वो किसी और के थ्रू भी आपको कंसिडरेशन भेज सकता है। अपनी मिसाल ले लें, आपने कॉलेज को पैसे दिए हुए हैं, जिस बंदे को पैसे दिए थे क्या वो बंदा आपको पढ़ा रहा है, नहीं, वो तो असल में आपका प्रोमिसी था, आप प्रोमिसर हैं, तो आपको पढ़ा कौन रहा है, उसका एक एजेंट। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, माजी में भी, करंट भी और मुस्तकबिल में भी। मैंने माजी में पैसे दिए थे कि आज मुझे सामान दे जाना, मेरे लिए कंसिडरेशन आज के माजी की है, आज की है, मगर जिसको पैसे दिए थे उसके लिए माजी की है। इसी तरह मैंने आज पैसे दिए हैं, उसने कहा मैं तुम्हें परसों सामान दे के जाऊँगा, तो उसको तो पैसे आज मिल गए, मुझे कब मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। तो कंसिडरेशन कैन बी
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। याद रखिएगा ये रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ है वही हो, इसमें कोई दो नंबरी ना हो, इसमें कोई ऐसी बात ना हो जो कि पॉसिबल ही ना हो। जैसे तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं ये लाश में रूह फूंक दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, इस तरह की बकवासियात यहाँ पे काबिल कबूल नहीं। कंसिडरेशन वो नहीं होनी चाहिए जो कि दूसरा बंदा ऑलरेडी बाउंड टू डू। मैं आपको रोज़ कहूँ कि यार अगर पढ़ना है तो रोज़ आते हुए इस गले में 500 रुपये डाल दिया करो, हालांकि आपने फ़ी भी दी हुई है, तो फ़ी देने के बाद मैं आपके लिए क्या हुआ हूँ, बाउंड। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आते हुए ये बॉक्स पड़ा है, जो जो 500 डाल के आएगा वो क्लास में आएगा, अदरवाइज वो क्लास में नहीं आएगा, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं। क्यों? आप क्या कहेंगे? यू आर ऑलरेडी बाउंड, यू आर ऑलरेडी बाउंड टू फॉलो। फिर कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट, एब्सटेनेंस और अ प्रॉमिस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, टू डू एंड नॉट टू डू। जब आपको ये फीचर समझ आ जाएं तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ, पहला पॉइंट, प्रॉमिस ही और एनी अदर पर्सन, दूसरा पॉइंट, हु हैज़ डन, माजी पास्ट, और एब्सटेन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फ्रॉम डूइंग और डज प्रेजेंट टर्म्स, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग इन फ्यूचर, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जब आपको इसके फीचर्स आ जाएं तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है, कोई मसला इसमें नहीं है। फिर एक रूल ये होता है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए। क्या मतलब? मुनासिब होनी चाहिए, हो ज़्यादा हो वो बात की बात है, मगर होनी चाहिए। बिल्कुल ही मुफ्ता अलाउ नहीं है, बिल्कुल ही फ्री में सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको पे करना है। दोस्ती यारी में अगर 0 रुपीज़ के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो कंसिडरेशन के अंदर शामिल नहीं होगी, बेशक कुछ पैसे ही क्यों ना हो, मगर होनी चाहिए। और कंसिडरेशन अगर आपने कम दी है फ़र्ज़ करें और दूसरी पार्टी उस पर एग्री कर गई है तो उसकी कॉन्सेंट आ गई हुई है, बाद में अगर वो ये कहे कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ ज़्यादती हो गई थी, तो साबित किसको करना पड़ेगा? जो कह रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी। अदरवाइज़ लॉ की नज़र में अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो आप ठीक काम कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 4 बातें, कितनी बातें हैं? 4। ये 4 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट कायम हो जाता है। पहला कौन सा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव में वो रिश्ते आते हैं जो कि अपने होते हैं, कुर्बत के रिश्ते होते हैं, घर के करीब रिश्ते होते हैं। बस शर्त यह है कि आपने इसको किस में कर लेना है? राइटिंग में रजिस्टर्ड कर लेना है, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर। रिश्तों में क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और रिश्ते आपस में करीब होने चाहिए। इसी तरह दूसरा केस क्या है? प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी किसे कहते हैं? वॉलंटरी, ग्रेटिशियसली, रजामंदाना, जिसके पीछे कोई कमाने की नीयत ना हो। तो जब आप प्रॉमिस करते हैं टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तो होता क्या है? पास्ट में आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिल चुका होता है, उसके बदले आप आज कुछ दे रहे हैं, क्या बदले में दोबारा कुछ मिलेगा आपको? नहीं। तो ये कब वैलिड होगा? जब ये प्रॉमिस टू कंपनसेट हो। नंबर 2, जिसको कंपनसेट किया जा रहा है उसने ऑलरेडी माजी में आपके लिए कुछ कर लिया है और अब आप क्या है उसके लिए लीगली बाउंड टू रीइंबर्स हैं। तीसरा केस, टाइम बार डेट। ये डेट कौन सा होता है? टाइम बार डेट। वो आपको मिसाल तो याद होगी फल वाले की, उसने फल बेचे होंगे, चेक दिया होगा, चेक बाउंस हो गया होगा, याद है मिसाल? या बता दूं? एक फल वाला था, उसने एक बर्गर बच्चे को फल बेचे, और जब वो बर्गर बच्चा पेमेंट के टाइम पे उसने कहा, फल वाले ने कहा कि भाई पैसे दो। कितने पैसे बने हैं? 38,772 रुपये। तो वो बच्चा कहता है जी मेरे पास कैश तो नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? अब आप अज्यूम कर रहे हैं रेडी वाले से क्या मांग रहा है? क्रेडिट कार्ड। उसने कहा नहीं। अच्छा चेक लेते हैं?
इत्तफाकन उसका अकाउंट बना हुआ था तो उसने चेक ले लिया। जब चेक ले लिया तो पैसे ट्रांसफ़र हुए नहीं हुए, अभी नहीं हुए, मगर चेक हाथ में आ गया और फल ट्रांसफ़र हो गए। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज़ ने अपने अपना वादा पूरा कर दिया। अब फल वाले की गलती ये है कि उसने चेक को विद टाइम एंड कैश नहीं करवाया, उसने घर जाकर उसको दीवार पर टांग दिया। जब चेक बाउंस हो गया तो उसको याद आया कि भाई अब तो उसकी डेट ख़राब हो गई हुई है। अब जब ये बैंक में लेके गया और कहा कि इसको डिपॉजिट कर दो तो बैंक वाले उसको डिपॉजिट कर देंगे? नहीं। अब ये बेचारा परेशान है। ये ऐसा डेट हो गया है जिसके ऊपर टाइम बार्डमेंट आ गई है, इसका वक्त गुजर गया। तो अब इत्तफाकन इसको वो बच्चा दोबारा मिला, दोबारा से उसने क्या लिए, पैसे लिए, मगर जो दोबारा पैसे लिए गए हैं उसके बदले में कुछ दिया गया? नहीं दिया गया। तो ऐसा डेट जो कि क्या हो जाए, टाइम बार्ड हो जाए, ऐसा कर्जा जो कि पहले लिया हो अब उसका दुरानिया ख़त्म हो जाए, बहुत जो कोई पुराना कर्ज हो उसको अगर आप वापस कर रहे हैं या वापस देने का वादा कर रहे हैं तो इट शुड बी मेड इन राइटिंग और इट शुड बी साइंड बाय द डेटर। गौर कीजिएगा, इन राइटिंग, इन राइटिंग, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो और यहाँ पे शुड बी साइंड। और तीसरा क्या है, गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट में और नेचुरल लव में बहुत ही करीब करीब का कॉन्सेप्ट है। गिफ्ट में और इसमें बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हर तरह का रिश्ता, वहाँ पर रिश्ता कौन सा था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। यहाँ पे कोई भी रिश्ता हो उसमें ये केस चल जाता है। तो आई के जो सवाल पूछता है ना उसमें वो नेचुरल लव से भी आंसर कर रहा होता है और गिफ्ट से भी आंसर कर रहा होता है, दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये क्या है, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, और ये भी क्या है, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। ये क्या है, रजिस्टर्ड अंडर लॉ, और ये भी क्या है, ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर लॉ। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। सवाल करते हैं, सवाल पढ़ें, पहला सवाल पढ़ें। हाँ जी, क्या कह रहे? आलिया एग्रीड टू सेल हर पुराने जेवरात टू सलमा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। हाउएवर ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन सलमा केम टू टेक द डिलीवरी, आलिया के जो भाई साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वो डिलीवरी नहीं देंगे क्योंकि सलमा जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और अब उसको कहाँ पे लेके चले गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल। तो देयरफॉर जो तुम्हारा पहले का एग्रीमेंट था वो काबिल कबूल नहीं है। आपने बताना है कि वो ये बात ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इसका बाई जस्टिफाइबल है या नहीं है। हाँ जी, मुझे ये बताइए, आलिया ड्रंकन पर्सन है? नहीं। आलिया इंसैनिटी में जाती है? आलिया जो है वो स्पेसिफिक पर्पस है? नहीं। तो कहाँ पे आ जाएगी? तो आलिया का भाई उस वक़्त जायज़ बात कर रहा है जब सलमा के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो आलिया उस वक़्त ठीक मेंटल स्टेट में नहीं थी। उस टाइम पे किए हुए तमाम कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, इनवैलिड। बट अगर उस टाइम पे आलिया ठीक हालत में थी और बाद में उसको दौरा पड़ा है तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। ये साबित कौन करेगा? आलिया का भाई। तो फैमिली को या डॉक्टर को साबित करना पड़ेगा कि उस वक़्त जब ये काम हो रहा था वो क्या केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्रीमेंट थी या नहीं थी, या वो राशन जजमेंट पास कर पा रही थी या नहीं कर पा रही थी। सवाल नंबर 2 पढ़े। रहीम खान कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु रन्स हिज ओन आईटी फर्म। वो बहुत सारे फ्रीलांसर्स को लेकर आता है, उनको सिखाता है, ठीक है। वाइल टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट रहीम को एक बंदा मिला जिसका नाम है उसामा। उसके पास स्किल्स कौन सी हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं। ही कोलैबोरेटेड विद उसामा एंड सबमिटेड अ वेबसाइट डिज़ाइंड प्रपोजल टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। ये कौन से होते हैं?
प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कौन सा होता है? जो आगे बन सकता है, अभी उसके ऊपर काम करना. She liked the proposal and offered them to design her boutique's website for ₹5 lakh, to which they both agreed. Rahim and Usama, अब अगली बात पढ़े, lied to Farhad that Usama is 18 years old, even though उसकी अभी 18वीं सालगिरह को आने में कुछ टाइम था. तो दो लोग जब मिल के काम करें, जब एक मेजर हो और एक माइनर हो, और वो मिल के काम करें, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? मेजर के ऊपर आएगी. मगर जो उसामा है, अगर मैं उसको इंडिपेंडेंट देखूं, उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. तो उसामा वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? ही वाज ऑफ द एज ऑफ लेस दैन मेजॉरिटी, 18 से कम था. तो उसके साथ किया हुआ एग्रीमेंट क्या है? वर्ड एब इनिशियो. एज उसामा वाज नॉट कॉम्पिटेंट, देयरफॉर उसको लाइबल भी नहीं होगा. तो फरा कोई भी जिम्मेदारी उसामा से क्लेम नहीं कर सकती. तो हमेशा किसके पास जाना पड़ेगा? उसको रहीम के पास जाना पड़ेगा. अगर जॉइंटली कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस डिमांड भी सिर्फ किससे की जाएगी? रहीम से ही डिमांड की जाएगी. फर्दरमोर, इफ इट वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय प्रोमिसर्स. ये कौन थे? वो दो. हु सबमिटेड प्रपोजल, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय रहीम. तो उसामा की लायबिलिटी तो वैसे भी नहीं है. अब जो करेगा कौन करेगा? रहीम करेगा. ये पढ़े ज़रा, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े इसके, पढ़े शाबाश. क्या कह रहा है? कहता है बहुत सारे बच्चों ने एक बात ठीक की कि माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या है? वर्ड एब इनिशियो. हाउएवर सम फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट द माइनर कैन नॉट बी हेल्ड. वही बात कि आधी बात कर दी और आधी बात को खा गया. तो आपने एग्जाम में ये काम नहीं करना. आपने जब भी बात करनी है हमेशा पूरी ठोक बजा के बात करनी है. आधी अधूरी बात पे अपना जवाब लिख के नहीं आना. ये सवाल करें. आपको याद है अभी हम लोगों ने पढ़ा था एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन. सवाल कहता है ए को पैसों की ज़रूरत थी, उसने अपनी बाइक कितने की बेच दी? 10,000 रुपये की. मार्केट वैल्यू क्या थी? 50,000. जब वो 10 की बेच रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी खुशी से बेच रहा है ना, या कोई फोर्स कर रहा है? इसकी फ्री कॉन्सेंट है? बिल्कुल फ्री कॉन्सेंट है. तो जब फ्री कॉन्सेंट है तो अभी उसने डिलीवर नहीं की, मार्केट से एक और कस्टमर मिल गया 35 का, उसको बेच दी. क्या उसने ठीक किया? नहीं, उसने ठीक नहीं किया. क्यों? ऑफर भी हो गई थी, एक्सेप्टेंस भी हो गई थी, कंसिडरेशन भी हो गई थी, लीगैलिटी भी थी. कंसिडरेशन ये कहना कि एडिक्वेट नहीं है, मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी. तो कमेंट्स. मोस्ट एग्जामिनीज करेक्टली कंक्लूडेड दैट ए इज लायबल फॉर डैमेजेस. सम कैंडिडेट्स मिस द पॉइंट ऑफ इनएडिक्वेसी. तो जिस थीम के लिए सवाल बनाया था वही थीम को डिस्कस अगर नहीं किया तो नंबर मिलेंगे दोस्त? नहीं मिलेंगे. आखिरी सवाल पढ़े ज़रा. और फिर उसको साबित करना पड़ेगा. फिर ए साबित करेगा कि मेरे से 10,000 रुपये वाली कॉन्सेंट जो है वो जान के ली गई है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया. फिर इसके लिए चैप्टर नंबर 4 आता है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. फिर कहानी उस तरफ मुझे मोड़नी पड़ेगी. पढ़े ज़रा, आखिरी सवाल है आज का. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मुनीर wanted to complete his bachelor's degree from Europe. His चाचा जी फुरकान बट promised to pay him 2 million by way of a gift. अब देखें यहाँ पे उसने गिफ्ट का वर्ड मेंशन कर दिया है, तो आंसर गिफ्ट से भी किया जा सकता है. और चूँकि रिश्ता किसका है? चचा भतीजे का, तो आंसर यहाँ से भी किया जा सकता है. आई क्या आपने दोनों आंसर्स बताए हुए हैं. और मज़े की बात है कि दोनों की कंडीशंस भी क्या है? सेम. पहले क्या है? राइटिंग में हो, दूसरा
रजिस्टर्ड अंडर लॉ। तो सीन ये है कि वो पैसे मांग रहा है यूनिवर्सिटी के लिए और बदले में कुछ नहीं दे रहा। तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है। नॉर्मली क्या होता है? वॉइड। मगर इन केसेस के अंदर एक्सेप्शंस किया जा सकता है। डन। अब आपने एक काम करना है, घर जाके चैप्टर 2 एंड 3 को अच्छे से खंगालना है। कुछ एक आधे सवाल जो आपको मैंने शुरू में दिखाए हैं, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये लिस्ट चैप्टर 2 के कितने सवाल हैं मेरे पास? 2। 3 में कितने हैं? 3। यही 5 सवाल लिख लें और हमने ये 5 डिस्कस भी कर लिए आज। मज़े की बात है, आप अगर यही 5 सवाल जाके अपने मुबारक हाथों से लिख लेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? आपका या मेरा? दोस्त आपका होगा। और आपका फ़ायदा डबल है, क्योंकि आपको फिर एग्ज़ाम के मज़ीद करीब जाके मेहनत नहीं करनी। ये 7 दिन अगर आप इस पेपर को दे देंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कर लेंगे। कल का हमारा टारगेट क्या है? हमारा कल फर्स्ट सेशन टेक्निकल है, 5 भी है, 8 भी है, 10 भी है, उसके बाद 7 और उसके बाद 6 है। टाइम से आ जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।